डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड के स्थायी कर्मचारियों के हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा। अब 1 महीने की अग्रिम सैलरी ले सकते हैं स्थायी कर्मचारी। 2 महीने के भीतर लौटाने पर नहीं मिल लगेगा ब्याज। 12 महीने के अंदर किश्तों में जमा करने पर सामान्य ब्याज। अनुबंध और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ। नीट री एग्जामिनेशन के बाद जेएमएम ने परीक्षा संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। नीट परीक्षा में सेना की मदद लेने पर उठाई सवाल। केंद्रीय शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को एम्बुलेंस सेवाओं की सौगात। सांसद निशिकांत दुबे ने पत्नी संग 7 अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवाओं का किया शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर आम लोगों की सेवा के लिए किया रवाना। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से किया सीधा संवाद। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे 125 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं, सुझाव और स्थानीय मुद्दे मंत्री के समक्ष रखे। मंत्री ने समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां हेमंत सोरेन ने झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर विशेष परिस्थिति में 1 महीने का अग्रिम वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत किसी भी स्थायी कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा 1 महीने का अग्रिम वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं उन्हें ये अग्रिम वेतन अगले 2 महीने के अंदर वापस करने पर एक भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और यदि कोई कर्मचारी 2 महीने के अंदर राशि वापस नहीं कर पाता है तो 12 महीने के अंदर वो सामान्य ब्याज के साथ उसे किश्तों में भी जमा कर सकता है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा इस पहल की मांग काफी समय से झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा की जा रही थी, जिसे आखिरकार पूरा कर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। हालांकि इस फैसले के तहत ना तो पेंशनर्स और ना ही अनुबंध या आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारी को कोई लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा अग्रिम वेतन की राशि का भुगतान पूरी तरह से होने के पश्चात ही दूसरी बार कर्मचारी अग्रिम वेतन ले सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में झारखंड के सरकारी विभागों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 5.33 लाख है, जिसके मुकाबले वर्तमान में लगभग 1.83 लाख नियमित सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा राज्य में लगभग 1.60 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी कार्यरत हैं, जो सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में लाजमी है कि इस फैसले से स्थायी कर्मचारियों को नई परिस्थितियों में बेहतरीन लाभ मिलेगा। आजसू पार्टी ने अपना 39वां स्थापना दिवस धनबाद में मनाया। इस दौरान मौके पर पार्टी की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ढोल नगाड़ों के साथ निकली रैली में कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोश मार्च शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम यानी गोल्फ ग्राउंड से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक पुलिस लाइन होते हुए कोयला नगर स्थित नेहरू कॉम्प्लेक्स मैदान पहुंचा। यहां पहुंचकर रैली सभा में बदल गई। सभा के दौरान आजसू नेताओं ने लोहियाबाद मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और इसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई बताया। सभा को संबोधित करते हुए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, झारखंड में बालू, लोहा और कोयला समेत कई क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रखंड कार्यालयों में आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के 3 साल पूरे होने के बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं मिला और बड़ी संख्या में लोग मजबूर में पलायन कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि आजसू पार्टी स्थापना दिवस पर यह संकल्प ले रही है कि आम लोगों के हक और अधिकार के लिए सरकार और माफिया के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और पलायन रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। पुलिस अपने दायित्व से बिफरेगी, पुलिस अपने दायित्व को ना निभाएगी तो निश्चित रूप से पहले जन जागरण में लोगों के पास जाएंगे, संघर्ष के लिए तैयार करेंगे और कोर्ट की ओर मुखातिब होंगे। ये लड़ाई होगा। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में जारी विवाद के बीच झारखंड की सत्ताधारी दल झामुमो ने एक बार फिर से देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है। बीते 21 जून को संपन्न हुए नीट
री एग्जामिनेशन 2026 से जुड़े परीक्षा संचालन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए लेकर सोमवार को रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी की आलोचना की। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय वायुसेना की सराहना करते हुए ये कहा कि वायुसेना ने अपने दायित्व का पूरा निष्ठा के साथ निर्वहन किया, लेकिन ये चिंता का विषय है कि परीक्षा जैसे कार्यों में सेना की सहायता लेने की नौबत क्यों आई। इसके साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सेना का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं और इमरजेंसी जैसे हालात और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किया जाता है। इसी बीच झामुमो नेता ने आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली और सरकारी तंत्र पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। इस क्रम में उन्होंने कहा, यदि परीक्षा संचालन के लिए भी असाधारण व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं तो ये व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। इसके अलावा झामुमो ने ये मांग की कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए ताकि छात्रों और अभिभावकों का भरोसा बहाल हो सके। नाथवानी जी ने कहा, मुझे जो 28 वोट मिला उसके लिए मैं मोदी जी का, शाह जी का और नवीन जी का आभार व्यक्त करता हूं। तो वो तो गठबंधन के नेता है ना, जो विधायक है, तो उनपे क्या आगे कोई एक्शन होगा? ये तो हमको क्या मतलब, ये 4 लोग कौन उनको नेता मान लिए? तो आगे इसकी पहचान होगी, कुछ कार्रवाई पहचान तो है, पहचान है। तो आगे जो एक आया था विनोद जी का कि बहुत जल्द बैठक होगी, समीक्षा बैठक, जिसमें पूरे पर समीक्षा किया जाएगा। देखिए, जीत हो या हार हो, समीक्षा तो होना ही। बाबा नगरी देवघर में सोमवार को स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने मानव सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 7 अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवाओं का शुभारंभ किया। सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी ने संयुक्त रूप से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर उन्हें आम लोगों की सेवा के लिए रवाना किया। यह सभी एम्बुलेंस गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में संचालित होंगी और मधुपुर, देवघर, जरमुंडी, महागामा, पोरियाहाट तथा गोड्डा विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। इसका उद्देश्य गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित कराना है। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि इन एम्बुलेंसों का संचालन और तकनीकी प्रबंधन मेडुलेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। सभी एम्बुलेंस आधुनिक तकनीक से लैस है और इसमें तैनात कर्मचारियों व पैरामेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि मरीजों को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वह सामाजिक संगठनों और सरकारी संस्थानों को 15 एम्बुलेंस उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग होने की शिकायतें सामने आई। इसी कारण इस बार उन्होंने स्वयं उसकी निगरानी करने का निर्णय लिया। साथ ही एम्बुलेंस संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी भाजपा के देवघर और गोड्डा जिला अध्यक्षों को सौंप दी गई है। गौरतलब है कि देवघर और गोड्डा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सांसद ने अपने व्यक्तिगत फंड से यह सेवा शुरू कर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की कोशिश की है। सांसद की इस पहल का स्थानीय लोगों ने स्वागत करते हुए इसे जनहित में एक सराहनीय कदम बताया। आज जिस सेवा का हमने उद्घाटन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का, आपको पता है 12 साल पूरा हो रहा है और ये पखवाड़ा चल रहा है 12 साल का कि हमने 12 साल में क्या किया। उस 12 साल में यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं सबसे ज्यादा पैसा दिया तो उसमें गोड्डा लोकसभा, और पिछले 2009 से लेके 2025 तक हमने कम से कम 15 एम्बुलेंस दिए सरकार को या सामाजिक संगठन को। और मेरा कंक्लूजन ये है पिछले 16 साल का, 2009 से लेके 2025 तक का, कि एम्बुलेंस लेने में जितना लोग आगे बढ़ जाते हैं या एम्बुलेंस का डिमांड जितना करते हैं, वो एम्बुलेंस चला नहीं पाते। धनबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। निरसा अनुमंडल क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से चोरी की 13 मोटरसाइकिल और बाइक चोरी में इस्तेमाल किया जाने वाला विशेष औजार बरामद किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए धनबाद के ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि मामला कालू बथान ओपी क्षेत्र का है, जहां 19 जून को एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना सामने आई थी।
इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निरसा के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 21 जून को नया डांगा काली मंदिर मैदान के पास छापेमारी कर 5 आरोपियों को चोरी की बाइक के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार चौहान, मनीष कुमार दुबे, सूरज हेम्ब्रम, चंदन कुमार और राजकुमार के रूप में हुई है। सभी आरोपी निरसा थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे लोग संगठित होकर मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की बाइक का नंबर प्लेट तोड़ देते थे, चेंचिंस नंबर मिटाकर और बाइक का रंग बदलकर उसे बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 13 मोटरसाइकिल बरामद की और साथ ही बाइक का लॉक तोड़ने और स्टार्ट करने में इस्तेमाल होने वाला पेचकस जैसा औजार भी जब्त किया गया है। जैसे ही अनुसंधान शुरू किया है, टीम को सूचना मिला था कुछ लोगों के द्वारा चोरी हुआ मोटरसाइकिल को बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जगह भी हमको सूचना मिला था। वो जगह है नया डांगा काली मंदिर निरसा के अंदर आता है। जैसे ही सूचना मिला है 21 तारीख को अराउंड 2:30 बजे टीम वहां पर पहुंचा है। पहुंचने के बाद उस एरिया को घेराबंदी करके इन लोगों को पकड़ने के प्रयास किया। जैसे पुलिस टीम को देखते हुए ये लोग भागने के प्रयास किए हैं और बल के साथ उन लोगों को पकड़ के उन लोगों को पूछताछ करने पर ये लोग अपना नाम वगैरह बता के और जो रीज़न के लिए वहाँ आए थे वो भी बताएं कि वहाँ पर चोरी हुआ मोटरसाइकिल को बेचने के लिए प्रयास कर रहे थे। अब बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके, जहां भागलपुर जिला विधिज्ञ संघ के वर्ष 2026 से 2028 के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को भागलपुर कचहरी परिसर में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुक्ति प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी भोला कुमार मंडल और संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी जयप्रकाश यादव व्यास ने अपने समर्थक अधिवक्ताओं के साथ विधिवत नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान कचहरी परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। नामांकन जुलूस में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया और प्रत्याशियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। सैकड़ों अधिवक्ताओं की मौजूदगी ने चुनाव को लेकर अधिवक्ता समुदाय में उत्साह, सक्रियता और एकजुटता को प्रदर्शित किया। पूरे परिसर में चुनावी चर्चा और समर्थकों की आवाजाही से माहौल काफी जीवंत रहा। इस अवसर पर प्रत्याशियों ने कहा कि यदि उन्हें अधिवक्ताओं का विश्वास और समर्थन प्राप्त होता है तो वे जिला विधिज्ञ संघ की गरिमा और प्रतिष्ठा को और मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। साथ ही अधिवक्ताओं के अधिकारों, कल्याण और संघ के समग्र विकास के लिए पारदर्शिता, निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास करने का भरोसा दिलाया। प्रत्याशियों ने उपस्थित सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आगामी चुनाव में समर्थन और सहयोग की अपील की। कुमार मंडल, उपाध्यक्ष जिला विधिक संघ में अपना नामांकन दाखिल किया हूं और यह 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और हमको कुछ वंचित लोग, उपेक्षित लोग को लगा कि आपको खड़ा होना जरूरी है। इसलिए खड़ा होना जरूरी है कि 26 जनवरी को कुछ लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया और कुछ वंचित लोगों को नहीं दिया गया। उन लोगों ने अपनी व्यथा आकर के हमको सुनाई। हमको लगा कि नहीं, हमको जाकर के सबका साथ सबका विकास के लिए काम करना होगा। इसलिए हम आज आए हैं उस वंचितों का आवाज के लिए और सभी का आवाज बुलंद करने के लिए हम इस पद पर अपना नामांकन दाखिल किया हूं। बांका जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रजौन के चर्चित जमीन कारोबारी मिथिलेश यादव उर्फ वीडियो यादव हत्याकांड के मुख्य शूटर सैंपल शाह को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के साथ इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर बाराहाट थाना क्षेत्र के टॉप 10 सूची में शामिल 2 इनामी अपराधी गोलू राय और गोपाल चौधरी को भी भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था और वे हत्या व हत्या के प्रयास के मामलों में फरार चल रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की अपाचे बाइक बरामद की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इन गिरफ्तारियों से जिले में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। दोनों अपराधकर्मी जो है कई दिनों से फरार चल रहे थे और ये दोनों अपराधकर्मी जो है बाराहाट थाना के मिर्जापुर के रहने वाले हैं।
और पिछले 2 घटना में ये लोग लगातार शामिल भी रहे थे। इनकी लगातार चेक की जा रही थी और फाइनली ये भागलपुर जिला से बरारी थाना क्षेत्र से इनको बिना नंबर की अपाचे बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इसके साथ साथ रजौन थाना क्षेत्र में जो रियल एस्टेट कारोबारी की गोली मार के हत्या कर दी गई, इसमें कई लोग पूर्व में भी अरेस्ट हुए थे, लेकिन मुख्य जो शूटर था वो अभी भी फरार चल रहा था। मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने देश के सहकारी शक्कर उद्योग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कारखाना लगातार दूसरे वर्ष किसानों को एफआरपी और अतिरिक्त रिकवरी राशि का 100% भुगतान जून महीने में ही करने वाला देश का पहला शक्कर कारखाना बन गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में किसानों के खातों में 29 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि सीधे आंतरिक की गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल भुगतान नहीं बल्कि किसानों के विश्वास और सहकारिता मॉडल की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि भोरमदेव शक्कर कारखाना किसानों का अपना कारखाना है जहां लाभ का वितरण सभी हितधारकों तक पहुंचता है। उन्होंने किसानों से अधिक गन्ना उत्पादन और आपूर्ति करने की अपील करते हुए कहा कि सहकारिता मॉडल किसानों की आर्थिक मजबूती का सबसे प्रभावी माध्यम है। कारखाने ने सत्र 2025 से 26 में अब तक किसानों को एफआरपी और अतिरिक्त रिकवरी राशि मिलाकर कुल 107 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया है। साथ ही लगातार तीसरे वर्ष 12% से अधिक शुगर रिकवरी, उन्नत गन्ना बीज वितरण, मिट्टी प्रशिक्षण परीक्षण सुविधा, कृषक प्रतीक्षालय, बलराम सदन और श्रमिकों के लिए 5 रुपए में भोजन जैसी कई किसान हितैषी योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित किया। समय पर भुगतान और बेहतर सुविधाओं के कारण भोरमदेव शक्कर कारखाना किसानों के विश्वास और ग्रामीण विकास का मजबूत केंद्र बनकर उभरा है। रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय स्थित सहयोग केंद्र में सोमवार को प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में से पहुंचे 125 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं, सुझाव और स्थानीय मुद्दे मंत्री के सामने रखे। मंत्री राजेश अग्रवाल ने सभी कार्यकर्ताओं की बातें गंभीरता से सुनी और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार और संगठन की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कवांडे और सहयोग केंद्र प्रभारी सचिनानंद उपासने भी मौजूद रहे। आ चुकी है, पिछले महीने ही आ गई है। अब वो जो पहले वाली जो प्रतिमा है उसको भी प्रभु राम की प्रतिमा समझकर लगाया गया था, तो उसको वो निकालने में खंडित मत हो, इस वजह से उसको थोड़ा उसके लिए टेक्निकल चर्चा चल रही थी। वो कंप्लीट हो गया है, बहुत जल्दी उसको हटाकर उसकी जगह पर नई मूर्ति लगा दी जाए। बीच में ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय मिला था जिसमें 2 राज्यों का दौरे का प्रोग्राम बना था, लेकिन उसमें से पंजाब राज्य का दौरा उनका सेलेक्ट हुआ और छत्तीसगढ़ के लिए आगामी डेट के लिए उसको आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 22 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आंदोलन की चेतावनी के साथ संविदा कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है, जिससे बिजली विभाग में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 2471 संविदा लाइनमैन ही बिजली आपूर्ति, वितरण और आपदा की स्थिति में जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। हड़ताल के बीच विभाग की ओर से कर्मचारियों को कार्य मुक्त करने संबंधी नोटिस जारी किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि संविदा कर्मचारी संघ इसका जवाब दे रहा है और अपनी मांगों पर अडिग है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से नियमित कर्मचारियों की तरह कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्हें भी नियमित किया जाना चाहिए। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियमितीकरण की मांग नई नहीं है, लेकिन बल्कि कई वर्षों से लंबित है। संघ का दावा है कि विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह तथा वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी उनके आंदोलन को समर्थन दिया था। अब प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार और विद्युत बोर्ड के खिलाफ आंदोलनरत हैं तथा जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। बिजली के में हमको अगर 92 करोड़ रुपए हमको अगर
प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ शासन में अगर बिजली बढ़ाकर भी कम से कम 1000 करोड़ कमा रहे सर प्रबंधन और सर इतने वर्ष तो काम किए हैं, और यदि उसको नियमित प्रवृत्ति का काम करा रहे तो उसके नियमित करने क्यों नहीं किया जा रहा है, यही सबसे बड़े क्वेश्चन है। क्या आपके पास बजट नहीं है? आपके पास बजट नहीं है, ऐसे मामला हो नहीं सकता, क्योंकि बिजली आबाद है जो जगह जगह है। एक दिन में आप पता चल गया छत्तीसगढ़ में जगह जगह उनके ही शासन के लोग बीजेपी की आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिजली का कार्य कराना, ये इत्यादि काम जो नियमित प्रवृत्ति था वो हमारे द्वारा कार्य संपन्न किया जा रहा है। रायपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोल बाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोतीबाग चौक स्थित यूनियन क्लब के सामने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर एक महिला को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 75,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान अफसाना बी उर्फ गुड़िया उम्र 38 वर्ष निवासी मोतीबाग चौक रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 ख के तहत मामला दर्ज कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला पहले भी आबकारी अधिनियम और एनडीपीसी एक्ट से जुड़े मामलों में आरोपी रह चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही उसके खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा। पुलिस अब गांजा सप्लाई नेटवर्क स्रोत और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए विस्तृत जांच कर रही है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां अमरावती जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कल से हेलमेट अनिवार्यता अभियान को और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने बताया कि सड़क हादसों में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में हेलमेट का उपयोग जीवन रक्षक साबित हो सकता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यातायात शाखा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा पूरे जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निकेतन कदम ने नागरिकों से अपील की कि वे केवल चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण हेलमेट का उपयोग करें और साथ ही साथ वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करने, यातायात संकेतों का सम्मान करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी सलाह दी। पुलिस ने सुरक्षित यात्रा के लिए आम नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा जताई। तो फिलहाल इस हेडलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।